Hello friends, welcome to ACE UPSC. So we all know that we are discussing Lucent of Polity, ठीक है। तो उस लूसेंट के पॉलिटी का लेक्चर ये नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट इज चैप्टर नंबर 5। ये कौन से आर्टिकल नंबर में आता है? 148 में। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फिर आर्टिकल 149 ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किस में दिया है? आर्टिकल 149, मतलब वो क्या ड्यूटी करेंगे, क्या उनका पावर है और ये किस पे वो ऑडिट कर सकते हैं। फिर पार्ट 6 ये क्या कहता है? स्टेट्स के बारे में है। तो ये स्टेट्स कहाँ से कहाँ रिलाई करेगा? आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक, ठीक है, ध्यान रखोगे आप। आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक हमारा स्टेट्स है। तो द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेवल, दैट इज द एग्जीक्यूटिव, द स्टेट लेजिस्लेचर, द हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सारे इसी में आ जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 152 से लेके 137 तक। उसके बाद पार्ट 7, तो ये आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होगा? पार्ट 7 तो 238 से लेके, दैट इज़ द स्टेट ऑफ पार्ट बी ऑफ 5th शेड्यूल, ठीक है। मतलब 5th शेड्यूल आप लोगों ने सब याद किया होगा ना, सारा शेड्यूल 1 से लेके 12 तक आपको ध्यान रखना है, शेड्यूल सारा याद करना है। और 5th शेड्यूल हमारे किससे रिलेटेड रहता है? तो पार्ट 7 में बता रहा है, दैट इज़ फर्स्ट शेड्यूल टू, मतलब द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। उसके बाद मतलब ये फर्स्ट शेड्यूल को ही डील कर रहा है, ओके। उसके बाद पार्ट 8 ये आर्टिकल 239 से लेके 241 तक है, दैट इज़ द यूनियन टेरिटरी। उसके बाद पार्ट 9 दैट इज़ आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 ओ, वो पंचायत से रिलेट करेगा। उसके बाद आर्टिकल, मतलब ये पार्ट 9A, देखो पार्ट 9 में कहाँ से है? 243 से 243 ओ तक। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द आर्टिकल 243 जो है ना, वो किस में आएगा? पार्ट 9A में आएगा, उसका एक सब डिवीजन है, दैट इज़ आर्टिकल 243P2, आर्टिकल 243ZZ। ये किसके लिए है? म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए है। कौन से शेड्यूल में आया था और कौन से अमेंडमेंट एक्ट और कौन से ईयर में आया था? आपको ध्यान है, याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, इसमें पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ दोनों अलग अलग शेड्यूल में आया था और ये अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद करो उसको और ध्यान रखो, ओके। उसके बाद आर्टिकल 243ZD, ये द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड, कौन से में? तो इसी आर्टिकल 243 में ZD, मतलब ZG के बाद ZD आया होगा, उसमें क्या किया है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इस कॉन्स्टिट्यूटेड, इसी के अंतर्गत आ रहा है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243Z द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में बी 21। तो ये किसके तहत है? कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ डायरेक्टर का, तो आर्टिकल 243Z में, ठीक है। उसके बाद पार्ट 9B ये आर्टिकल 243ZH है, तो आर्टिकल 243ZT है, वो किसके बारे में डिनोट करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कहाँ पे है? पार्ट 9B में है। मैं बार बार और इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। और पार्ट 10 ये आर्टिकल 244 टू आर्टिकल 244A, ये कहाँ पे है? शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। और आर्टिकल 9 आर्टिकल 11 ये आर्टिकल पार्ट 11 ये आर्टिकल 245 टू 263 है, दैट इज रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट के बारे में बताया जा रहा है। कौन सा? पार्ट 9। तो पार्ट 9 किसके बारे में बताया जा रहा है? आर्टिकल 243, 245 टू 263, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो पार्ट 12 है। तो पार्ट 12 क्या कहता है? तो आर्टिकल 264 टू 300, दैट इज फाइनेंस, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सा है? 300A है ना, याद है ना आपको? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को हटा के फिर यहाँ पे लाके जोड़ा गया था कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द सूट्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। ये कहाँ पे है? पार्ट 12 में है, ठीक है। आप ध्यान रखोगे, सारा पार्ट्स आप एक बार ग्लैंस कर लोगे, क्योंकि देखो यूपीएससी पूछे ना पूछे पर स्टेट पीसीएस में पार्ट्स पूछ देता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे रिलाई करता है, तो आप एक बार उसको भी ध्यान रखोगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, फाइनेंस कमीशन, बोरोविंग्स, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स, ठीक है। आर्टिकल 268 ये कहाँ है? टैक्सेस आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। और आर्टिकल 300A ये राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। उस वक्त पार्ट 13 जो है ना, वो आर्टिकल 301 टू 307, दैट इज वो किससे रिलेट करेगा? ट्रेड से, कॉमर्स से, इंटरकोर्स विद इन द इंडिया, ठीक है। उस वक्त पार्ट 14 ये किसके लिए है? तो सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स में है, दैट इज आर्टिकल 309 अगर देखा जाए तो। रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और द स्टेट्स। फिर आर्टिकल 310 ये किसके लिए है? टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और द स्टेट। फिर आर्टिकल 311 ये डिसमिशल के लिए है, उसको रिमूवल के लिए, और रिडक्शन इन द रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज़ अंडर द यूनियन और स्टेट्स के लिए है। उसके बाद 312 ये किसके लिए है? ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। ये मेनली अगर देखा जाए तो राज्यसभा और लोकसभा में
पावर का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, ठीक है। देखो आप ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन फॉर द स्टेट्स। उसके बाद ये किस में है पब्लिक सर्विस कमीशन आपका आर्टिकल 315 में। फिर आर्टिकल 316 अपॉइंटमेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर। फिर आर्टिकल 317 में रिमूवल सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कहाँ आता है 317 में। तो 315 में क्या था आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहाँ पे 317 में उसका रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद आर्टिकल 318 द पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ मेंबर एंड स्टाफ ऑफ कमीशन। फिर आर्टिकल 320 ये फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है। फिर आर्टिकल 321 पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर आर्टिकल 323 ये रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है। कौन सा आर्टिकल 323 और किसके लिए, रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर आर्टिकल 14A ये क्या कहता है, तो आर्टिकल 323A से लेके 323B ये किसके लिए है, ट्रिब्यूनल्स के लिए है। कौन सा आर्टिकल पार्ट हमारा 14A, और आर्टिकल आपको ध्यान रखना है 324 324 किसका आपको याद है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो उससे पहले आप याद कर लोगे। देखो जरूरी नहीं कि आपको उसका एग्जैक्ट आर्टिकल याद रखना चाहिए, ठीक है, रटा हुआ रहना चाहिए। उसके आगे पीछे आप अगर याद कर लोगे ना तो आपको वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे देखो अगर 315 आप याद रखोगे ये पब्लिक सर्विस कमीशन, 324 याद रखोगे तो आपको क्या चाहिए आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन आ जाएगा। और इलेक्शन कमीशन के आगे पीछे देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के पीछे हमारा क्या था, ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स कहाँ पे है 323A to 323B। ऐसे में आपका क्या हो गया, आपका इलेक्शन कमीशन भी आपको याद हो गया, सर्विस कमीशन भी याद हो गया, और ट्रिब्यूनल्स एज इन फ्री में आपको याद हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा पार्ट 15 हम देख लेंगे, इलेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्शंस हमारा देखो ई स्टार्ट होता है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप देखोगे तो ई हमारा कौन सा वर्ड है, 5वां वर्ड है, और वहीं पे ये पार्ट 15 भी है, ठीक है। वैसे वैसे 5 से 5 आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 324 ये सुपर इंसिडेंट्स डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। और फिर आर्टिकल 325 ये नो पर्सन टू बी ineligible for inclusion in or to claim to be included in the special electoral roll on the ground of religion, race, caste और sex, ठीक है। फिर आर्टिकल 326 किसके लिए है, इलेक्शन के लिए, ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल्स एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, किसमें है आर्टिकल 326 में, किसके लिए, इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल में डिपेंड किया है। और 324 किसके लिए है, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल, मतलब उसका मेनली पावर को बताया गया है। और 326 में इलेक्शन को बताया गया है। और बचा 325 उसमें क्या बताया होगा, तो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट और सेक्स। उसके बाद आर्टिकल 327 ये किसके लिए, तो पावर है, मतलब किसका, तो पार्लियामेंट का, किस चीज़ के लिए, तो प्रोविजंस बनाने के लिए विद रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए पावर दिया गया है पार्लियामेंट को, सो दैट प्रॉपर फ्रेमिंग ऑफ रूल्स हो पाए, ठीक है। फिर आर्टिकल 328 ये किसके लिए, द पावर ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ऑफ द स्टेट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द सच लेजिस्लेचर। और आर्टिकल 329 ये बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, मतलब आर्टिकल 329 के तहत यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट को रोका जा सकता है, मतलब कोर्ट आके इलेक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे तो वो कोर्ट को यूनिवर्सल पावर है, वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे आर्टिकल 329 के तहत उसको एक बाउंडेशन लगा सकता है ऑन इलेक्टोरल मैनर्स, ठीक है। फिर पार्ट 16 ये कहाँ से कहाँ रिलाई करेगा, आर्टिकल 330 से लेके 342 ये किसके लिए है, तो स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। फिर आर्टिकल मतलब पार्ट 17 ये आर्टिकल 343 से लेके 351 ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे। फिर पार्ट 18 ये आर्टिकल 352 से लेके 360 ये वेरी इंपॉर्टेंट फिर से है, क्यों, यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस है। तो इमरजेंसी प्रोविजन देखो इलेक्शन किस में आ रहा था हमारा पार्ट 15 में, इमरजेंसी किस में आ रहा था पार्ट 18 में, ठीक है। कुछ कुछ आपको याद रखना है। देखो पूरा अगर आप प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल तो याद करना पड़ेगा, सॉरी, पूरा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन रटना स्टार्ट कर दोगे ना तो इट विल टेक मच मोर लॉन्गर टाइम, और कॉस्ट बेनिफिट अगर देखा जाए तो बहुत कम है वो, इसीलिए मेन पार्ट आपको याद करना है। तो पार्ट 18 किसके लिए है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 जो इमरजेंसी प्रोविजन है। 352 तो आपको याद होना चाहिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, दैट इज नेशनल इमरजेंसी के लिए ये। 360 किसके लिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इसके बीच में एक आता है 356 वो किसके लिए होगा, ये स्टेट मतलब प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंस ये नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी हमारा 356 के लिए आ जाएगा। और यहाँ पे 360 किसके लिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है ना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी का फेलियर जब होता है तो 356 आता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पार्ट 19 ये क्या कहता है, ये मिसलेनियस के लिए, दैट इज आर्टिकल 361A ये क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ
प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और आर्टिकल 363 बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑन सर्टेन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 363A। ये क्या कहता है? तो रेगुलेशंस ग्रांट टू द रूल ऑफ इंडियन स्टेट्स टू सीज एंड प्रीवी परसू टू बी अबॉलिश्ड। उसमें आर्टिकल 364 ये क्या कहता है? जो स्पेशल प्रोविजन है किसके लिए? मेजर पोर्ट्स एंड एरोड्रोम्स के लिए। एरोड्रोम्स क्या होता है? जहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना, तो मतलब एरोड्रोम्स तो वो एयरपोर्ट हो गया, ये स्मॉल पर्पसेस के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद एक भी एरोड्रोम्स का नाम आपको पता है क्या? ध्यान देखो किसको एरोड्रोम्स और किसको एयरपोर्ट बोलते हैं। फिर आर्टिकल 365 ये किसके लिए है? तो इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कॉम्प्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन। तो जो यूनियन के द्वारा डायरेक्शंस दिया जाएगा वो अगर मान लो फेलियर हो गया या फिर आपको किस तरह कॉम्प्लाई करना है वो कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 365 में दिया गया है। उसके बाद पार्ट 20 ये किसके लिए है? तो आर्टिकल 368 तो वो किसके लिए है? तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट रूल से होगा, मतलब इसके लिए आपको कौन सा मेजोरिटी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। 2/3 ऑफ द मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये किसके लिए है? ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैं सारा कोडवर्ड इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो पाए, ठीक है। ये एग्ज़ाम ना पढ़ने का और रटने का है ही नहीं, ये एग्ज़ाम रिकॉल करने का कैपेसिटी होना चाहिए। कितना आपका रिकॉलिंग कैपेसिटी अच्छा है उतना जल्दी आपका क्लियर होगा एग्ज़ाम। उसके बाद पार्ट 21 ये किसके लिए है? तो 369 टू 392 ये किसके लिए होगा? तो टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन, ये स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट्स के लिए है, ठीक है। मतलब स्पेशल स्टेटस देता है किसी स्टेट को, जैसे 370 था वो हटा दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में, तो फिर देखो वो कैसे होगा? आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइटल्ड एज टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन अंडर पार्ट 21 granting special status to the states of Jammu and Kashmir has assumed place of permanence. According to Jammu and Kashmir High Court, it is beyond amendment, repeal और एब्रोगेशन। ये सोर्स कब लिया गया था? हिंदू 2015 में, ठीक है। अब इसका उतना काम नहीं है। उसके बाद पार्ट 12, तो पार्ट 12 कहाँ से कहाँ रिलाई करेगा? ये हमारा लास्ट हो जाएगा, दैट इज आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक। ये शॉर्ट टाइटल्स के लिए, कमेंसमेंट के लिए, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, उसके लिए क्या है? पार्ट 22। उसके बाद अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आर्टिकल के बाद हम शेड्यूल्स में जाएंगे। तो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इट्स अडॉप्शन हैज़ ओनली 8 शेड्यूल। मैंने पहले ही बताया था सिर्फ 8 शेड्यूल था, उसके बाद उसको बढ़ा कितना कर दिया गया? 12, दैट इज़ 4 मोर वेयर एडेड ड्यूरिंग द सक्सेसिव 65 ईयर्स। जैसे कि देखो मान लो हम एक एक करके सारे शेड्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला शेड्यूल किसे रिलाई करेगा? 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज। आपको याद है अभी कितना स्टेट और यूनियन टेरिटरी है? कमेंट बता सकते हो क्या? तो 7 यूनियन टेरिटरी विद द टेरिटोरियल डिमार्केशंस। उसके बाद दूसरा मतलब सेकंड शेड्यूल, तो सेकंड शेड्यूल का पार्ट ए क्या कहता है? सैलरी होना चाहिए, एमेंडमेंट्स किसके? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। आपको ध्यान रखना है सारा सैलरी एंड ये एमेंडमेंट्स नहीं बताया जा रहा, सिर्फ प्रेसिडेंट का और गवर्नर का, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी ये किसके लिए? ये ओमिटेड कर दिया गया। उसके बाद पार्ट सी ये सैलरी एमॉल्वमेंट ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। आपको ध्यान रखना है पार्ट सी में आ रहा है हमारा स्पीकर का, डेप्यूटी स्पीकर का, चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव और द काउंसिल, उसके बारे में आ रहा है। फिर पार्ट डी किसके लिए आएगा? सैलरी एमॉल्वमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखो सारा अगर सेग्रीगेट किया है मतलब सारा को अलग अलग लिखा है तो पक्का कुछ बात होगा तभी तो, ये आपको धीरे धीरे पता चलते रहेगा, ठीक है। तो देखो पार्ट ए में हमारा सैलरी एंड अमेंडमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। फिर गवर्नर के बाद नेक्स्ट सबसे पावरफुल बॉडी कौन सा आएगा? स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, ठीक है, और लोकसभा, राज्यसभा, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। उसके बाद हमारा आ जाएगा एमॉल्वमेंट्स ऑफ जज एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। फिर पार्टी किसके लिए आएगा? तो सैलरी एंड एमॉल्वमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसका अलग दिया गया पार्ट ई में, ठीक है। उसके बाद थर्ड शेड्यूल, तो थर्ड शेड्यूल किसके लिए है? तो ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिस्टर एंड जज के लिए। फिर फोर्थ शेड्यूल किसके लिए? एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। फिर फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड एसटीज, ठीक है। उसके बाद सिक्स शेड्यूल किसके लिए होगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के लिए मतलब अदर जैसे होता है ना शेड्यूल एरिया, फिर अदर शेड्यूल्स एरिया, तो वैसे डिफाइन किया गया है। जैसे पार्ट्स 5 शेड्यूल 5 अगर देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। फिर शेड्यूल 7 किसके लिए होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, दैट इज यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद 8 शेड्यूल टू डिस्क्रिप्शन ऑफ 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर शेड्यूल 9 ये वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। फिर शेड्यूल 10 प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, इंट्रोडक्शंस इंट्रोड्यूस्ड बाय 57 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और दीज शेड्यूल फॉलोड लेटेस्ट डेवलपमेंट बाय 91st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2003। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 11th शेड्यूल। तो 11th क्या कहता है, तो पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, दैट इज 29 सब्जेक्ट इसमें, ओवर विच द पंचायत हैव जुरिडिक्शंस। उसके बाद ये कहाँ पे है, तो रेफर टू 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें अच्छे से दिया गया है। उसके बाद शेड्यूल 12th शेड्यूल क्या कहता है, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, तो 11th शेड्यूल आपका पंचायत से रिलेटेड रहेगा और 12th शेड्यूल आपका म्यूनसिपैलिटीज से रहेगा। ठीक है, जो क्या करेगा, देखो अगर पंचायत में देखा जाए तो 29 सब्जेक्ट है और यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज से 18 सब्जेक्ट है। देखो बहुत प्रिसाइज तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक में 29 है, एक में 18 सब्जेक्ट है, किसमें, म्यूनसिपैलिटीज़ में, ओवर विच द म्यूनसिपैलिटीज़ हैव जुरिडिक्शंस। अब ये कहाँ है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये दिया गया है। ठीक है, अब चलिए सम अदर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जितने भी लिखावट वाले लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा देखा जाए तो लेंथीएस्ट ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, पहले कितना 395 आर्टिकल था जो कि 22 पार्ट पे था और 8 शेड्यूल, लेकिन ये बढ़ गया है। अब देखो शेड्यूल आपको पता चल ही गया है, 12 शेड्यूल हो गया है और पार्ट तो हम लोग 22 तक आए ही थे और आर्टिकल हमारा लगभग 422 है। ठीक है, 422 या 420 है, आप देख लोगे। उसके बाद अनलाइक द, नॉट लाइक द, मतलब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं, मतलब यूएसए की तरह नहीं एंड ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन प्रोविजन रिलेटिंग टू गवर्नमेंटल मशीनरीज एंड नॉट ओनली इन द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट। मतलब सिर्फ स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा या फिर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं डिपेंडेंट रहेगा, दोनों इंटरलिंक्ड है। ठीक है ना, स्टेट और हमारा सेंटर। और वो किस तरह नहीं है, यूएसए की तरह और ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है, है ना। अगर इस पार्ट का आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो मैंने बता दिया। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोवाइड्स फॉर द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, अच्छे से डिटेल से बताता है कि क्या इसका प्रोविजंस है एंड व्हाट आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड ऑन। ठीक है, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डिटेल्ड प्रोविजन रिलेटिंग टू सेंटर स्टेट रिलेशन इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन। उसके बाद स्पेशल स्टेटस हैव बीन गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर and some other states such as Nagaland, Mizoram, Assam and Gujarat etc. Under the constitution, the people of India are the अल्टीमेट सोवरेन, मतलब उसका मतलब सोवरेनिटी आप समझ रहे हो ना, उनका अपना एक हित है, मतलब वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस चल सकते हैं, उसका अपना हक है जीने का। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ आर्टिकल्स देखते हैं। तो ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द इंसर्शन एंड रिपल्स ऑफ वेरियस आर्टिकल क्लॉजेस मेड बाई अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है, और डिलेमा, मतलब हम करें या ना करें, अबाउट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैज़ प्रिवेल्ड, बट द चेंज मेड बाय द अमेंडमेंट वेयर नेम्ड क्लॉजेस ऑफ सम आर्टिकल्स एंड नॉट सेपरेट आर्टिकल। मतलब क्लॉजेस मतलब जैसे समझ रहे हो ना, जैसे कि 51 आर्टिकल 51 का क्लॉज ए, ये किसके लिए है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, तो उसी के लिए एक क्लॉज बना दिया है, मतलब उसको सब डिवाइड कर दिया गया है उसको, और लेकिन उसको एक सेपरेट आर्टिकल नहीं बनाया गया है। हैंस टेक्निकली देयर आर ओनली 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या किया है, स्टैब्लिशेज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ सेंटर एंड इन स्टेट, जिसमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए तो इज़ अ सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल एक कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स है इंडिविजुअल के लिए जो यूनिक फीचर देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट इट मेक्स द सिटीजन ड्यूटीज अ पार्ट ऑफ बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ DPSP टू इंश्योर अ ट्रूली वेलफेयर स्टेट। उसके बाद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट ऑन विच द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनैक्ट लॉ अंडर 3 लिस्ट, जिसमें 3 लिस्ट में कौन सा होगा, यूनियन लिस्ट होगा, स्टेट लिस्ट होगा और कॉन्करेंट लिस्ट होगा। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट लाइक अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी, मतलब सिर्फ एक सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी नहीं है, अलग अलग है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स है, हाई कोर्ट इन द मिडिल एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट इन द बॉटम, मतलब 3 प्रोविजंस दिया गया है। उस पर देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी।
उसके बाद नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड ए बैलेंस बिटवीन द अमेरिकन सिस्टम ऑफ द जुडिशरी सुप्रीमेसी एंड ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। उसके बाद मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज इट रिक्वायर्स अ यूनिटरी कैरेक्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। उसके बाद अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी अडल्ट अबव 18 ईयर मतलब हर वो नागरिक जो 18 साल से ऊपर है हैज़ बीन गिवन द राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, मतलब राइट टू वोट है उसको फॉर द लेजिस्लेचर विदाउट प्रिस्क्राइबिंग एनी क्वालिफिकेशन, मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए वोट देने के लिए, बेस्ड ऑन आइदर ऑन सेक्स प्रॉपर्टीज एजुकेशन और लाइक। उसके बाद ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्युलर स्टेट दैट इज रिगार्ड मतलब सेक्युलर स्टेट मतलब आप अपना हक के लिए खुद रह सकते हो, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं कास्ट क्रीड रिलीजन के लिए, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स और इंडियन सिटीजन इंजॉय इक्वल राइट्स, सबको एक भांति जैसा पावर दिया गया है। उसके बाद स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन ऑन द ग्राउंड ऑफ मतलब स्टेट किसी को भांति भांति में बांट नहीं सकती, मतलब अलग नहीं सोच सकती, अलग तरीक़ा से नहीं ले सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट, नॉर कैन इट कंपेल एनी बडी टू पे टैक्सेस फॉर द सपोर्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो तो आपको इतना पैसा देना होगा, ऐसा कोई प्रोविजन यहाँ पे नहीं है। उसके बाद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेशल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किसके लिए, तो शेड्यूल कास्ट ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब इन पब्लिक अपॉइंटमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड इन द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद an outstanding feature of constitution in panchayati raj that is the idea of organizing village panchayat was provided by the constitution under article 14 part 4 which receives constitutional legitimacy through the 73rd to the Indian constitution, मतलब किसके लिए, पंचायती राज के लिए। कहाँ पे दिया गया था, आर्टिकल 40 पार्ट 4 में, और वो उसको वैलिडेशन कहाँ से मिल गया, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक 7 दैट इज़ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है, तो इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका that is United States the federation is based on an agreement between the states and the state have rights to secede from the union, और वहीं पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है, हैज़ द फीचर बोथ ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद फेडरल फीचर देखा जाए तो फेडरल फीचर में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स हैज़ बीन मेड एज अ 3 लिस्ट। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट as well as the state government has to function strictly in accordance with the constitution. उसके बाद they can neither alter the distribution of power nor override the dictates of the constitution. उसको Indian constitution is entirely written, an amendment to its much be passed by the parliament, and if an amendment affect the federal structure it must be ratified by the at least half of the state legislature. Then like other federal states our country also has a independent judiciary as essential feature, मतलब हम लोग को मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी दिया गया है हमारे कंट्री में। उसके बाद यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूनिटरी फीचर क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले इन फेडरेशन पीपल एंजॉय डुअल सिटीजनशिप, मतलब बहुत सारे फेडरेशन में पीपल एंजॉय डुअल सिटीजनशिप दैट इज़ वन ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है, मतलब आप सेंटर में भी रह सकते हो, स्टेट में भी रह सकते हो, रहने का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इस स्टेट में जा सकते हो और उस स्टेट में नहीं जा सकते हो। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एवरी इंडियन विद अ सिंगल सिटीजनशिप, लेकिन आपको उसके लिए सबसे पहले इंडियन भारतीय नागरिकता का एक टैग लेना होगा, रजिस्ट्रेशन लेना होगा, मतलब यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट विच हैज़ बीन एलोकेटेड टू सेंटर। उसके बाद द सेंटर कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, मतलब कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट का दोनों का हक रहता है, पर अगर दोनों में अगर डेडलॉक आता है, मतलब दोनों को डिसीजन में अगर थोड़ा सा भी अनबन आता है तो सबसे पहले सेंटर का डिसीजन जो है वो रिलाई करेगा, ठीक है। उसको रेसिडुअरी पावर बिलोंग्स टू सेंटर, तो यही कह रहा है रेसिडुअरी पावर कहाँ पे बिलोंग करेगा, सेंटर पे बिलोंग करेगा। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द सेंटर एज वेल एज फॉर द स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द प्रोक्लेमेशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन इमीडिएटली टर्न द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इनटू अ यूनिटरी सिस्टम। उसके बाद इन अ फेडरेशन सच एज ईच स्टेट शुड गेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन irrespective of size or population, but in Rajya Sabha in India the state are represented on the basis of population. Besides the president has the power to nominate 12 member of Rajya Sabha, मतलब president के पास क्या पावर है, 12 member to nominate as an Rajya Sabha,
लेकिन देखो एज एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला तो प्रोविजंस हट गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसमें दिया है कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, अभी हम लोग देख लेंगे। पर यहाँ पे 12 मेंबर जो है ना वो आपको याद रखना है कैसे कैसे है, 1/3, 1/12, ये आपको याद रखना है, ठीक है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो गवर्नर कैसे अपॉइंट होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड दे कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस ओनली ड्यूरिंग हिज प्लेजर, तो वो कंटिन्यू कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक वो प्रेसिडेंट चाहेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट को कौन ये करेगा, रूल तो आपको ये पता है, प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सारा चीज़ इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है, सब इंटर रिलेटेड एक दूसरे से है, बस आपको वही इंटर रिलेशन को समझना है फॉर योर एग्जाम। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिंगल जुडिशरी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल जुडिशरी, अ सिंगल सिस्टम ऑफ सिविल क्रिमिनल लॉ एंड कमांड ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। उसके बाद अथॉरिटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस बार प्रीलिम्स 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड चीफ इलेक्शन कमीशन यूनिफॉर्मली प्रिवेल्स ओवर द यूनियन एज वेल एज द स्टेट, तो दोनों के लिए है, यूनियन एंड स्टेट दोनों के लिए है कैग। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर 8 दैट इज यूनिट 8 प्रियम्बल। तो प्रियम्बल क्या कहता है, तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑब्जेक्टिव विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू स्टैब्लिश एंड प्रमोट एंड ऑल्सो एड द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिगुअस, ठीक है, लैंग्वेज एम्बिगुअस है और ये क्या करता है, लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देता है। उसके बाद द आइडियल्स एम्बेडेड इन द ऑब्जेक्टिव दैट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज फेथफुली रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो आइडियल्स है ना वो प्रियम्बल में दिखाया गया है, विच आर अमेंडेड इन 1976 दैट इज समराइजेस द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो भी ऑर्डर है ना, जैसे कि सोवरेन, सबसे पहले सोवरेन आएगा, फिर सोशलिस्ट आएगा, फिर सेक्युलर आएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आपको इस ऑर्डर को चेंज नहीं करना, यही ऑर्डर में होना चाहिए। तो फिर से बता देता हूँ, इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू इंश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, क्या क्या मिलना चाहिए उसके सिटीजन को, जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी मिलना चाहिए, ठीक है, ऑफ थॉट्स, किसका लिबर्टी मिलना चाहिए, थॉट्स का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ का एंड वर्शिप का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही होना चाहिए, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी मिलना चाहिए, किसके लिए लिबर्टी, तो एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप के लिए, ठीक है। उसके बाद चलिए अब इक्वालिटी में आता है, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस आएगा एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग ऑल द फ्रैटर्निटी अमॉन्ग द assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nations in our constitution assembly constituent assembly on this 26th day of November, that is 26 November 1949 को क्या लिए थे हम लोग, do hereby adopted enacted to give ourselves the constitution, तो constitution को उस दिन हम लोग अडॉप्ट कर लिए थे और फाइनल पावर कब में आया था, 26 जनवरी 1950 को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद प्रियम्बल स्पेसिफाइज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ, तो पीपल ऑफ इंडिया से। उसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन्ड बाय द पॉलिटिकल सिस्टम एंड डेट ऑफ अडॉप्शन एंड एनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद दो द प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो प्रियम्बल जो है ना वो एनफोर्स नहीं है कोर्ट में, पर इट प्रोवाइड्स अ की टू अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हम इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसके बाद मतलब इसका सार, इसका भाव या फिर इसका मॉरल द स्टोरी कैन बी प्रिडिक्टेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई डाउट रहता है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रेफर्ड टू द प्रियम्बल टू एलिसिडेट वेग एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रियम्बल का हेल्प लिया है टू इंटरप्रेट या फिर टू बताने के लिए क्या चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ पार्ट को। जैसे कि देखो इन बेरोबरी केस जो हुआ था ना हमारा, तो सुप्रीम कोर्ट, ये कब हुआ था, आपको ईयर याद है, कौन सी ईयर में हुआ था बताओ, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कब, बेरोबरी केस से बताया था, बट लेटर द केशवानंद भारती केस इट डिक्लेयर्ड, केशवानंद भारती कब हुआ था ये तो बताओ, सचिन तेंदुलकर बर्थडे आपको याद है, बर्थडे याद नहीं तो ईयर ऑफ डेट याद रहना चाहिए, कब उनका ईयर बर्थडे आता है कौन सी ईयर में, तो 1973, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इट डिक्लेयर्ड दैट इट वाज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, केशवानंद भारती में बताया था, और वहीं पे बेरोबारी केस क्या बता दिए थे, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद लैप्सेस ऑफ पैरामाउंसी, दैट इज व्हेन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज पास्ड, जब 1947 वाला एक्ट जब पास हुआ था ना, इट डिक्लेयर द लैप्स ऑफ सुजरेनिटी दैट इज पैरामाउंसी ऑफ द क्राउन इन सेक्शन 7 का क्लॉज 1 का बी ऑफ द एक्ट, लेकिन एज फॉर्म द अपॉइंटमेंट
अपॉइंटेड डेट द सुजर्निटी ऑफ हिज मैजेस्टी ओवर द इंडियन स्टेट लैप्सेस, मतलब हिज मैजेस्टी वाला जो वर्ड है ना वो लैप्स कर गया था, एंड विथ all its treaties and agreement in the forces at the date of passing of this act between His Majesty and the ruler of Indian state, all functions exercisable by His Majesty and the date with respect to Indian states, all objections of His Majesty existing at that date toward the Indian state of or the ruler before, and all power, rights, authorities or jurisdictions exercisable by His Majesty at that डेट और इन द रिलेशन टू इंडियन स्टेट्स बाय ट्रीटी, ग्रांट, यूसेज, सफरेज एंड अदरवाइज। ठीक है, आपको इतना ध्यान नहीं रखना। देखो ये एक पार्ट ले लिया गया है, ये स्टेटमेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट उठाया गया है, इसीलिए थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए कोई बात नहीं, आप रहने दो। बस आपको ये याद रखना है सुज़ेरेंटी मतलब दैट इज़ हिज मैजेस्टी वाला सिस्टम जो है ना वो हटा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद ऑफ द स्टेट्स सिचुएटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, ऑल दैट इज नंबरिंग 552, जितने भी 552 क्या थे हमारे स्टेट्स थे ना, सेव हैदराबाद, कश्मीर, भवालपुर, जूनागढ़ एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट्स दैट इज चित्रल, फुलरा, दीर, स्वौत, आम्ब हैज़ एक्सेप्टेड टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया बाय 15 अगस्त 1947, मतलब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था एज इन डोमिनियन ऑफ इंडिया बिफोर द अपॉइंटमेंट डे इटसेल्फ। लेकिन सिर्फ हैदराबाद जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की हेल्प से हमारा इंटीग्रेशन में हो गया था। अब इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ इंडियन स्टेट्स कैसे लिया गया, तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शेपिंग द इंडियन स्टेट्स इनटू द साइजेबल और वाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज सॉट टू बी अचीव्ड बाय 3 फोल्ड प्रोसेसेस, मतलब कैसे कैसे आप इंडिया को, मतलब कैसे कैसे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया को आप एक पर्टिकुलर नेशन में शामिल करोगे। तो देखो, तो 3 फोल्ड पार्ट्स अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रोसेसेस में सबसे पहले आएगा नोन एज द पटेल स्कीम, दैट इज आफ्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो 216 स्टेट्स वेर मर्ज इनटू रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस जोग्राफिकली कंटिगुअस दैट इज कनेक्टेड टू देम। उसके बाद दिस मर्ज स्टेट्स वेयर इंक्लूडेड इन द टेरिटोरीज ऑफ द स्टेट इन पार्ट बी in the first schedule of the constitution। उसके बाद process of the merger state with the merger of Odisha, छत्तीसगढ़ state with then provinces of Odisha on January 1, 1948। ठीक है, उड़ीसा को जनवरी 1, 1948 में ऐड कर लिया गया था। उसके बाद 61 states were converted into centrally administrated एरिया, मतलब 61 स्टेट को क्या एज इन कन्वर्ट कर दिया गया था, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एरिया एंड इंक्लूडेड इन पार्ट सी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन वाज कंसोलिडेशन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ स्टेट इनटू न्यू वाइबल यूनिट नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद एज मैनी एज 275 स्टेट्स वेयर इंटीग्रेटेड इनटू 5 यूनियंस, मध्य भारत, पटियाला and East Punjab states union, Rajasthan, Saurashtra and Travancore that is Cochin, these were included in the states of in part B of first schedule। तो पार्ट बी में इसको ऐड कर दिया गया था। ठीक है, 61 स्टेट्स को कहाँ ऐड किया गया था, पार्ट सी में, और ये जितने भी स्टेट्स है 275 स्टेट्स ये पार्ट बी में ऐड कर दिए गए थे। उसके बाद द अदर 3 स्टेट्स इंक्लूडेड इन पार्ट बी वेयर हैदराबाद, जम्मू कश्मीर एंड मैसूर। जम्मू कश्मीर जो है ना वो एक्सेप्टेड टू इंडिया ऑन October 26, 1947, सो इट वॉज इंक्लूडेड एज स्टेट इन पार्ट बी, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अग्रीड टू टेक द एसेशन सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन बाय द पीपल ऑफ स्टेट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब उनके हामी पे ही वो उसको ऐड करना चाहते थे, लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सब्सिक्वेंटली कन्फर्म्ड इट इन नवंबर 1956, तो वो कंफर्म कर दिया कि हाँ हम शामिल होना चाहते हैं। देन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज ड्राफ्टेड विच केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1957। अर्लियर ऑन 15 फरवरी 1954 द असेंबली दैट इज स्टेट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था ना, हु वर प्रेजेंट कास्ट अ यूनानिमस वोट रेटिफाइंग द स्टेट एसेशन टू इंडिया। लेकिन अब चलो एक प्रॉब्लम हो गया था, देखो जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल हो गया था, लेकिन अब प्रॉब्लम आ रहा था हैदराबाद में। तो हैदराबाद क्या किया, तो डिड नॉट फॉर्मली एक्सीड टू इंडिया, बट निज़ाम इशूड अ प्रोक्लेमेशन रिकॉग्नाइजिंग द नेसेसिटी ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप with Union of India and accepting the Constitution of India subject to ratifying by the Constitutional Assembly of the state and the Constitutional Assembly of the state ratified this। मतलब निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे ना उन्होंने बताया कि क्यों हमें शामिल होना है इंडियन टेरिटरी में और हम अपने आप को क्यों घोषित करते हैं दैट वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो उन्होंने अपना सबसे पहले बताया कि देखो जैसे है ना नेसेसिटी ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक
रिजोल्यूशन पास किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्टेड टू रेटिफिकेशन, तो रेटिफाई किया गया कि हाँ ठीक है। देखो रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो ठीक है मतलब बहुत सारा ऐसा होता है, जैसे इंडियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, IAEA है, तो इंडिया भले उसका मेंबर है लेकिन रेटिफाइड है कि नहीं। तो रेटिफाइड का मतलब क्या होता है ना, साइन होना चाहिए, ठीक है, और साइन करके सिग्नेचर मतलब उसमें ठप्पा लगा होना चाहिए कि यस इट्स अ पार्ट ऑफ इट। तो सिर्फ अभी वर्बली बोला गया था, तो यहाँ पे रेटिफिकेशन का मतलब यही है कि हाँ ठीक है, वी वांट टू ज्वाइन इंडियन एज एन आवर फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द स्टेट रेटिफाइड दिस, ठीक है। मतलब हैदराबाद का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, वहाँ से वो रेटिफिकेशन मतलब हामी आ गई थी। उसके बाद इट इज़ नॉट वर्दी, मतलब इट इज़ नॉट वर्दी हियर दैट द राज प्रमुख्स ऑफ द 5 यूनियंस एज वेल एज रूलर ऑफ हैदराबाद, मैसूर and Jammu and Kashmir all adopted the Constitution of India by proclamation, or the process of integration culminated in the Constitution, that is 7th Amendment Act 1956, which abolished Part B states as a class and included all the state in Part A and Part B in one list. Okay, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन कल्मिनेटेड हो गया। उस पर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ ओमिट भी कर रहे हैं। उस पर यूनियन एंड टेरिटरीज़, तो सबसे पहले हम देखेंगे द यूनियन ऑफ टेरिटरी में आर्टिकल 1, तो लेज डाउन द इंडिया दैट इज़ भारत, या एकदम डिट्टो इसी तरह लिखा हुआ है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहीं से उठाया गया है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, और द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी रिक्वायर्ड एक्वायर्ड। उसके बाद आर्टिकल 1 ये क्या कहता है, तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, और यूनियन ऑफ इंडिया इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट नॉर हैज़ एनी स्टेट्स द राइट टू सिसीड फ्रॉम इट। उसके बाद मतलब सिसीड फ्रॉम इट मतलब आप अपना, देखो सिंपल मीनिंग है, आप मतलब कोई एक स्टेट ये नहीं कह सकता है कि हम इंडिया से अलग है और हमारा अपना एक झंडा है, ठीक है, हमारा अपना ध्वज है, वैसा कुछ भी सिस्टम नहीं हो सकता है, अपने आप को सिसीड नहीं कर सकते हो, यही कह रहा है। उसके बाद फेडरेशन इज कॉल्ड अ यूनियन ऑफ स्टेट बिकॉज इट इज़ इनडेस्ट्रक्टिबल। इनडेस्ट्रक्टिबल मतलब वही अभी जो मैंने आपको बोला कि वो अलग नहीं हो सकते हैं इंडियन टेरिटरी से, ठीक है, उसके मतलब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद द यूनियन टेरिटरी आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन ऑफ स्टेट्स, वेयर एज द एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरीज एंड सच अदर टेरिटरीज मे बी एक्वायर्ड बाई इंडिया। उसके बाद स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, तो स्टेट्स और उनके टेरिटरी कहाँ पे स्पेसिफाई किए गए, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट फॉर द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एम्पावर करता है किसको, पार्लियामेंट को, फॉर द एडमिशन मतलब किसी स्टेट को लेना या फिर किसी स्टेट को ओमिट करना और किसी नए स्टेट को अपने में शामिल करना। उसके बाद आर्टिकल 2 क्या कहता है, तो प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को बाय द लॉ एडमिट न्यू स्टेट, मतलब न्यू स्टेट को आप एडमिट कर सकते हो इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, और एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट सच एज टर्म्स एंड कंडीशंस एज डीम फिट। उसके बाद पार्लियामेंट हैज़ एडमिटेड द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी, मतलब पार्लियामेंट किसको एडमिट कर लिए, पौंडीचेरी को, कराईकल को, माहे को, यमन, द पोर्चुगीज सेटलमेंट ऑफ गोवा, दीव एंड दमन, सिक्किम एक्सेट्रा इनटू इंडिया एज एन इंडिपेंडेंस। उसके बाद मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस इतने को शामिल कर लिया गया था। ये यहाँ पे किसका राज चल रहा था, फ्रेंच, बहुत सारे फ्रेंच टेरिटरी है ना वो लाई कर, देखो पौंडीचेरी जो है ना सिर्फ एक रीजन नहीं है, हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया दोनों में रिलाई करते हैं, आप ध्यान दोगे एक बार मैप में जाके, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the parliament to form a new state by altering boundaries of existing states। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, तो रीऑर्गेनाइज कैसे किया गया था, तो अ बिल seeking to create a new state or altering boundaries of existing state can be introduced in either house of the parliament only on the recommendation of the president, जिसमें से president refers the state reorganization bill to the state legislature concerned for its opinion, fixing a time limit। उसके बाद parliament is not bound to accept or act upon the view the state legislature on the state reorganization bill, मतलब बाउंड नहीं है पार्लियामेंट, ठीक है, कि जो स्टेट ने बोला वो हमें सुनना है, वो भी अपना एक विचारधारा रख सकते हैं, पर वो सुनना ना सुनना पार्लियामेंट के हाथ में है, ठीक है। उसके बाद द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो दोनों में क्या चाहिए, इनको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। मान लो स्टेट ने कुछ बिल लाया, उसको पास करवाना है और वो अभी फ़िलहाल गया है कहाँ पे, सेंटर में, तो सेंटर में क्या करेगा, सिंपल मेजोरिटी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चाहिए कि उस बिल को पास होना है।
फिर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऑब्टेन द व्यू ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरी बिफोर द बिल अफेक्टिंग देयर बाउंड्रीज और द नेम इज इंट्रोड्यूस, ठीक है। उस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 रिकॉग्नाइजेज द बाउंड्री ऑफ डिफरेंट स्टेट्स टू स्टैब्लिश अ न्यू स्टेट। तो कौन यहाँ पे इसको पावर देता है? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत आप क्या कर सकते हैं? बाउंड्री ऑफ डिफरेंट स्टेट को ऑल्टर कर सकते हैं या फिर स्टैब्लिश अ न्यू स्टेट कर सकते हैं, दैट स्टेट ऑफ केरला एंड मर्जर द ऑफ स्टेट ऑफ मध्य भारत, पेप्सू, सौराष्ट्र, ट्रावैंकोर, कोचीन, अजमेर, भोपाल, ठीक है, उसी के तहत किया गया है स्टेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। उसके बाद कुर्ग, कच्छ एंड विंध्या प्रदेश इन अदर एडजॉइनिंग स्टेट्स एंड दस 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी वे एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो टोटल कितना भी मतलब शुरुआत में कितना था? तो 14 स्टेट्स, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वेर फॉर्म्ड, ओके। फिर आफ्टर दैट द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, उसके तहत क्या हुआ? डिवाइडेड द स्टेट ऑफ बॉम्बे टू स्टैब्लिश 2 स्टेट्स। तो बॉम्बे देखो आपको अब याद रखना है सब, ये मतलब फ्लो में नहीं चला जाना है। तो 1960 में क्या हुआ था? एक बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था जिसमें से दो स्टेट का बाइफर्केशन हुआ था, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र का हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1962 में देखो सबसे पहले 1960 में हुआ, उसके बाद 1962 में क्या हुआ? 1962 में नागालैंड वाज क्रिएटेड एज अ सेपरेट स्टेट। फिर 1966 में क्या हो गया? हमारा पंजाब आ गया, ठीक है। पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा, ये आपको याद रखना है। पंजाब एंड हरियाणा कब? 1966 में। उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज मेड द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय एक्ट 1970, ठीक है, आपको याद रखना है। पहले 1960 आया, फिर 62 आया, उसके बाद 66 आया, फिर 70 आया। तो 60 में क्या हुआ? महाराष्ट्र एंड गुजरात। फिर 62 में हमारा क्या हुआ? नागालैंड। फिर 66 में क्या हो गया हमारा? पंजाब और हरियाणा। और 1970 में हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ऐसे भी चलते रहेंगे, अभी ये बहुत दूर तक चलने वाला है। उसके बाद स्टेट ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वे एस्टैब्लिश इन 1971। आपको याद रखना 1971 में कौन कितना हुआ था? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश एस्टैब्लिश 1971। और लेटर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अचीव स्टेटहुड कब? 1986 में इन्हें क्या मिल गया? स्टेटहुड मिल गया, ठीक है। उसको सिक्किम कब हुआ था? सिक्किम वॉज मेड ऑफ द इंडिया इन 36th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें से 1987 में अगर देखा जाए तो गोवा वॉज मेड एज अ सेपरेट स्टेट ऑफ यूनियन और छत्तीसगढ़ केम इनटू एक्सीडेंट इन 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ कब आया एग्जिस्टेंस में? 1 नवंबर 2000 को। उत्तरांचल कब आया लेटेस्ट देखा जाए तो? नहीं, अभी लेटेस्ट हम लोग 2014 में भी देखेंगे, यहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर का भी फॉर्मेशन देखेंगे। उसके बाद देखो उत्तरांचल कब आया? नाउ जो उत्तराखंड था केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 8 नवंबर 2000। झारखंड कब आया? 15 नवंबर को 2000 इन द 28th स्टेट ऑफ इंडिया। उसको बाइफर्केटिंग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना केम इनटू बीइंग ऑन 2 जून 2014 एंड ऑन 29th स्टेट और इट इज़ आउटकम ऑफ 15th लोकसभा, ओके। उसके बाद हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ये बताओ ये कब आया था? उसके बाद सिटीजनशिप, मतलब जम्मू एंड कश्मीर पहले से था लेकिन स्टेटहुड का टाइटल और यूनियन टेरिटरी एज इन लद्दाख, ये कब हुआ डिक्लेरेशन? बताओ मेरे को कमेंट्स में। उसके बाद वही सबसे लेटेस्ट है और उससे पहले लेटेस्ट कौन सा था? 2014 वाला तेलंगाना। उसके बाद सिटीजनशिप हमारा यूनिट 13। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द सिंगल एंड यूनिफॉर्म सिटीजनशिप फॉर होल ऑफ द इंडिया, जिसमें सिटीजनशिप इंडिया वॉज ग्रांटेड टू एवरी पर्सन हु domiciled in the territory of India at the commencement of the constitution and who was born in territory of India, जिसमें देखा जाए तो either of whose parents was born in territory of India, ठीक है। अब ये सब सारा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया किसको मिलेगा? सबसे पहले जिसका डोमिसाइल होगा इंडियन टेरिटरी में, उसको हु वाज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर आइदर ऑफ पेरेंट्स, मतलब दोनों में से एक पेरेंट्स बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद हु हैज़ ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जैसे ही कमेंसमेंट आया है तो उसके अंतर्गत 5 साल से वो वहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद इंडियन सिटीजन, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखो नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग ऑफ द, मतलब 5 साल से कम नहीं रहना चाहिए। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एज इन वर्किंग में आ गया था तो उसको एज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया जाएगा, मतलब इंडियन पीपल, मतलब वो इंडिया के नागरिक रहेंगे, ठीक है। फिर इंडियन सिटीजन्स हैव द फॉलोइंग राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विच अलायंस डू नॉट पोजेसेस। उसके बाद सम फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इन्यूमरेट किया गया है पार्ट 3 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। इंडियन सिटीजन के लिए है ये, मतलब
only the citizens are eligible for the office of president, vice president, judge, supreme court or high court, attorney general, governor, states members legislature, और only citizens have the right to vote. उसके बाद enemy alliance मतलब enemy aliens are not entitled to benefit of procedural provisions in clause 1 and 2 of article 22 relating to arrest and detention. उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये क्या कहता है? ये प्रोवाइड करता है एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजन इन द फॉलोइंग वे. कैसे कैसे ले सकता है इंडियन सिटीजनशिप? सबसे पहले जनरली एवरी पर्सन born in India on or after January 1950 shall be citizen of India if either of his parents was citizen of India at the time of his birth. मतलब वो जब जन्म ले रहे थे तो उस टाइम उनके एक या तो माता या तो पिता दोनों में से एक जन भी अगर कोई इंडियन सिटीजन है तो वो इंडियन सिटीजन रहेगा, जो बच्चा रहेगा. ठीक है. उसके बाद पर्सन हु वॉज आउटसाइड इंडिया ऑन जनवरी 26, 1950 शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाई डिसेंट इफ हिज फादर वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ दैट पर्सन बर्थ. ठीक है. उसके बाद अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर एंड गेट रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ़ ही सेटिस्फाइज द कंडीशन लेड डाउन. मतलब वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं. कैसे? तो पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 7 ईयर, अगर वो 7 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहे हैं, एंड हैविंग एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज कैन सीक सिटीजनशिप बाय द नेचुरलाइजेशन. तो वो किसके तहत ले सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप? नेचुरलाइजेशन के तहत. प्रोवाइडेड ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ कंट्री वेयर इंडियन सिटीजन्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग द सिटीजन ऑफ बाय नेचुरलाइजेशन. मतलब वैसे कंट्री जहाँ इंडियन सिटीजन्स मतलब उस कंट्री के नागरिक नहीं बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरलाइजेशन, वैसे कंट्री के लोग इंडिया में भी आके नेचुरलाइजेशन के हिसाब से इंडियन सिटीजन नहीं बन सकते हैं. ठीक है. टिट फॉर टैट. फिर इफ़ एनी न्यू टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया द पर्सन्स ऑफ द टेरिटरी बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया. ये आपको ध्यान रखना है. उसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में बी लॉस्ट बाई, कैसे कैसे लॉस हो सकता है? तो बाय रेनन्शिएशन, टर्मिनेशन, उसके बाद बाय डेप्रीविएशन. तो रेनन्शिएशन ऑफ सिटीजनशिप, उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप दैट इज इफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया वॉलंटरी एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, और डेप्रीविएशन ऑफ सिटीजनशिप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके. सबसे पहले हम पढ़ेंगे 6 फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सबसे पहला होगा राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू लिबर्टी दैट इज पर्टिकुलर फ्रीडम, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम और रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ठीक है. ये देखो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी.आर. अम्बेडकर, ये भी कहा गया है इसी को. उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 14 मतलब राइट टू मतलब फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज आर्टिकल 14 में. तो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ. मतलब स्टेट किसी को इक्वालिटी बिफोर द मतलब सबको एक जैसा ट्रीट करना है, किसी को डिनाई नहीं कर सकता है कि ठीक है आप यहाँ पे इक्वल नहीं है. कहाँ पे? तो और इक्वल प्रोटेक्शन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब जिसमें एक्सेप्शन क्या रहेगा? तो एक्सेप्शन टू द प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ अलाउड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर, सबसे पहले द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस. मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर जो भी काम काज अपना करते हैं वो कहीं भी एज इन जवाबदेही नहीं है. ठीक है. ये इनको एक्सेप्शन यहाँ पे मिला है फंडामेंटल राइट्स में. उसके बाद नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. तो कोई भी उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकता है. नो सिविल प्रोसीडिंग्स इन विच द रिलीफ इज क्लेम्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम पर्सनल कैपेसिटी विदाउट अ प्रायर नोटिस ऑफ 2 मंथ. मतलब चला सकते हो लेकिन क्या सिविल प्रोसीडिंग्स, लेकिन आपको 2 मंथ का प्रायर नोटिस देना होगा. उसके बाद द अबव इम्यूनिटीज डू नॉट बार मतलब नहीं रोकता है इम्पीचमेंट से. मतलब इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट को आप इम्पीच कर सकते हो. ऊपर का दिया हुआ दोनों जो भी दिया हुआ है ना प्रोविजंस, वो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने से रोकता नहीं है. ठीक है. मतलब इम्पीचमेंट कर सकते हो. उसके बाद सूट्स और अदर अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स एक्सेप्शन एक्नॉलेज्ड बाय द कमिटी ऑफ द नेशन इन एवरी सिटीजन कंट्री इन फेवर ऑफ following sovereignty and ambassador, sovereign and ambassadors
उसके बाद द गारंटी ऑफ इक्वल, मतलब इक्वल का जो गारंटी दे रहा है एंड प्रोटेक्शन इस गारंटी ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्सन इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, मतलब एक जैसे समान जैसे सिचुएशन में समान जैसा बिहेवियर सबको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। परमिटिंग द डिफरेंशिएशन इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। उसके बाद आर्टिकल 15 ये क्या कहता है, तो आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, मतलब स्टेट किसी को डिनाई नहीं करेगा किसके रिस्पेक्ट में, रिलीजन के रिस्पेक्ट में या फिर रेस, कास्ट या फिर जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। उसको नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subjected to any disabilities, liabilities, restrictions or conditions with regard to access to stop, public restaurants या फिर hotels and places of, मतलब public places होगा शायद, देखो public places, entertainment, मतलब कहीं भी यहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट आप नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद और यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, places of public resorts maintained wholly or partially out of state fund or dedicated to use of जनरल पब्लिक। उसके बाद नथिंग इन दिस आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल शैल प्रिवेंट, मतलब कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो प्रिवेंट करता है स्टेट को फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, चिल्ड्रन और एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब किसी को बढ़ावा देना है जैसे कि स्पेशल प्रोविजंस वुमेन को, चिल्ड्रन को या फिर सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास लोगों को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई प्रोविजन ला रहा है, सरकार ला रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको रोकता नहीं है, मना नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 16 अब क्या कहता है, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद इट सेज दैट देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। उसके बाद नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली of the religion, race, caste, sex, descent, place of birth or any of them be ineligible for the employment under the state। अब देखो मंडल कमीशन एक आया था, मंडल कमीशन रिपोर्ट, मंडल कमीशन केस, वो क्या कहता है, तो 9 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट आया था, हैज लेड डाउन इंदिरा सवानी केस पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन, ठीक है। जिसमें क्या था, तो रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए था ये केस, ठीक है। तो मेनली रिजर्वेशन में क्या क्या था, तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 प्रोविजन केम टू बी मेड इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं किए गए हैं, एक कास्ट में और कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास। उसके बाद बैकवर्ड कॉन्टेम्पलेटेड बाई आर्टिकल 16 क्लास 4 इज मेनली द सोशल, मतलब सोशल बैकवर्डनेस होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इट नीड्स नॉट बी बोथ सोशल एंड एजुकेशनल। उसके बाद इनकम और एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी टेकन एज द मेजर फॉर सोशल एडवांसमेंट, मतलब उनका इनकम या फिर उनका ये क्या बोलते हैं कितना प्रॉपर्टी है वो आप एज इन फिल्टरेट यूज़ कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो कि वो कितने गरीब हैं या फिर वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या नहीं आते हैं। सेम अभी हम लोग जो EWC में देखते हैं ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में देख रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेस में देख रहे हैं EBC में, तो वहाँ भी क्या है, तो एक पर्टिकुलर रेंज सेट कर दिया गया है, कितना ज़मीन होना चाहिए, 8 लाख रुपये या फिर उससे ज़्यादा का इनकम नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह का यहाँ भी प्रोविज़न लाया गया था कि इससे ज़्यादा आपका इनकम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा बैकवर्ड अगर है तो आप बैकवर्ड क्लास के रीजन में कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। फिर इनकम ऑन द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी टेकन एज द मेजर ऑफ सोशल एडवांसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर का आप लोग समझ रहे होंगे, उसका ऑन द गिवन कास्ट कैन बी एक्सक्लूडेड, मतलब क्रीमी लेयर के अंडर नहीं आना चाहिए। अगर आप क्रीमी लेयर में आ रहे हो, मतलब अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी और आपके पास उतना प्रॉपर्टी है, तो आप ये लाभ नहीं उठा सकते हो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वाला, ठीक है। उस रिजर्वेशन कंटेम्पलेटेड इन आर्टिकल 16 क्लास 4 शुड नॉट एक्सीड 50%, तो रिजर्वेशन जो है ना वो कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए, 50% से अधिक नहीं करना चाहिए। चलो आप एक काम करो, आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा स्टेट है जो अभी 50% को एक्सीड कर दिया गया है। बहुत सारा स्टेट है, ठीक है, तो यू नीड टू नो दैट। हो सकता है उस तरह क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप करेक्ट करके लिखो। उस रिजर्वेशन ऑन द पोस्ट अंडर आर्टिकल 16 क्लास 4 इज कन्फाइड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट ओनली एंड कैन नॉट एक्सटेंड टू प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन, मतलब इनिशियल अपॉइंटमेंट, मतलब मान लो कोई अपॉइंटमेंट ले रहे हो, कोई सरकारी नौकरी पा रहे हो, तो वहीं पर आपको सिर्फ मिल सकता है ये 50% वाला और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला। उसके बाद आपको प्रमोशन में ये नहीं मिलेगा, ये SC ST में भले आता है। क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट जो है ना वो OBC मतलब BC1 BC2 वाला सिस्टम में आता है, ठीक है ना। हो सकता है मैं कुछ गलत ही बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो आप
एक बार इसको रिकलेक्ट भी करोगे, ध्यान भी दोगे। फिर नोट, फिर मंडल कमीशन वॉज सेटअप इन 1979 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी एन मंडल। तो इनके चेयरमैन कौन थे? बी एन मंडल, एमपी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे। उसके बाद द 77th अमेंडमेंट हैज़ प्रोवाइडेड टू कंटिन्यू रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन ऑफ SC एंड ST। तो कौन सा? 77 अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो बैकवर्ड क्लास का जो मान लो अगर आप खराब फर्जी डिग्री आप दे रहे हो तो वो जुडिशियल रिव्यू में जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 16 क्या इंश्योर करता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, दैट इज इट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कन्फर्निंग एनी titles, that is this bans only against the state and not against the other public institutions such as universities. The state is not debarred from awarding military or academic distinctions even though they may be used as titles. उस पर state is not prevented from conferring any distinction और अवार्ड विच कैन नॉट बी यूज्ड एज टाइटल। भारत रत्न, पद्म विभूषण कैन बी नॉट यूज्ड, मतलब आप इसको एज एन टाइटल यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, बाय द रेसिपिएंट एज टाइटल एंड देयरफॉर डज नॉट कम विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। उसके बाद आर्टिकल 19 क्या करता है? प्रोवाइड 6 फंडामेंटल्स फ्रीडम्स ऑफ राइट, दैट इज सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 19 में कौन सा फ्रीडम मिलता है हमें। तो 6 में सबसे पहले होगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब आपके पास कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए और पीसफुली आप मान लो किसी चीज़ का धरना प्रदर्शन कर रहे हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, आप किसी का यूनियन फॉर्म कर सकते हो। फिर मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फिर रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, मतलब कोई भी तरह का काम कर सकते हैं फॉर योर लाइवलीहुड, फॉर योर डेली बेसिस, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, स्टेट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी ऐसा जो इंडिया के सोवेरेनिटी को और उसके सिक्योरिटी को हनन करता है ना, तो उस कंसेप्ट में रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रीडम रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट और पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी और रिलेशन टू कम्पीट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप में लगाया जा सकता है कि अब मतलब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा पब्लिकली या कुछ गलत तरीका से, गलत भावना से बात बोल रहे हो जो सोशली लोगों के हित में नहीं है और वो एक तरह का एजिटेशन, मतलब एक तरह का खराब नेगेटिविटी का बढ़ावा देता होगा, तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस लग सकता है, ठीक है। उस पर डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एनी ऑफेंसेस। अब नेक्स्ट हमारा रेस्ट्रिक्शन, तो रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी, सो दैट इंटीग्रिटी ऑफ सोवेरेनिटी को, कि इंडिया के सोवेरेनिटी को आप कंजर्व कर पाओ, एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन कैन ऑल्सो बी इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रिसाइड एंड सेटल इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। उस पर स्टेट कैन प्रेस्क्राइब द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब स्टेट क्या कर सकता है, कोई एक तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन ला सकता है जिसमें कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन रहेगा या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग एनी ऑक्यूपेशन। जैसे हम लोग यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस का फॉर्म भरा है, उसमें क्या रहता है क्वालिफिकेशन, मिनिमम ग्रेजुएशन रहता है, तो उस तरह का कोई क्वालिफिकेशन डाल सकता है स्टेट किसी प्रोफेशन को अटेन करने के लिए, ठीक है। फिर ट्रेड और बिजनेसेस, स्टेट कैन एक्सक्लूड एनी सिटीजन फ्रॉम द बिजनेस और इंडस्ट्रीज रन बाय द गवर्नमेंट और बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। उस पर देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, बिकॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन वाइडर फ्रीडम दैट इज इन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है, इसीलिए कोई भी ऐसा फ्रीडम नहीं है जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, विच इज गारंटीड बाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। उसमें आर्टिकल 20 क्या गारंटी करता है, सर्टेन प्रोटेक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, दैट इज मतलब ऑफेंसेस में मतलब इनकेस अगर आप कोई गलती कर देते हो, कोई क्राइम कर देते हो, तो आपको कन्विक्ट किया जा सकता है, मतलब आपको सजा दिया जा सकता है। वो कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 20 में। तो क्या कहता है, रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन कॉमनली नोन एज एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। देखो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है ना, कि मान लो अगर आपने अभी वो गलती की है और कोर्ट के संज्ञान में अभी वो गलती आई है, तो कोर्ट ऐसा कह सकता है ना कि इस लड़के ने या फिर इस इंसान ने जो गलती की है, या ऐसा कोई भी गलती किसी और इंसान ने पहले की होगी, तो उसको भी वो सज़ा मिल जाएगा, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आप पहले जा रहे हो, मतलब पास्ट में जाके सज़ा दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद डबल इन जियोपार्डी और पनिशमेंट ऑफ द सेम ऑफेंसेस मोर देन वंस, मतलब डबल जियोपार्डी मतलब एक बार अगर आपको
किसी वाक़यात का, किसी वारदात का सज़ा अगर आपको मिल गया है, फिर उसी वारदात का डबल मतलब डबल सज़ा नहीं मिल सकता है, आपको सिर्फ उस क्राइम का एक ही बार सज़ा मिलेगा, ठीक है। उसको कंपल्शन टू गिव सेल्फ इंक्रिमिनेशन एविडेंस, मतलब अपना सबूत खुद से प्रस्तुत कर सकते हो। उसके बाद आर्टिकल 21 का क्लॉज ए, ये क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। याद रखना है, आर्टिकल 21 ए कहता है, क्लॉज ए है ना, चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो रेफर कर रहा है 86 अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में लाया गया था। उसके बाद आर्टिकल 21 ये क्या कहता है, ध्यान रखना है, आर्टिकल 21 और 21 ए और 21 में अंतर है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 ये क्या कहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। उसके बाद अंडर द ड्यू प्रोसेस, तो ड्यू प्रोसेस जो है ना, द क्लॉज ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ड्यू प्रोसेस हम लोग के इंडिया में क्या चलता है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब लॉ के अंतर्गत आपको काम करना है, और अमेरिका में क्या चलता है, ड्यू प्रोसेस। तो द कोर्ट हैज एज्यूम द पावर ऑफ डिक्लेयरिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनी लॉ, कोई भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता है जो डिप्राइव करता है पर्सन का लिबर्टी विदाउट रीजनेबल एंड फेयरनेस। उसके बाद इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में क्या है, तो कोर्ट कैन has no power to invalidate a law made by the parliament. उसके बाद in case of Gopalan, that is Supreme Court held that our constitution has embodied the English concept. उसके बाद in Menka case, the Supreme Court held that law made by the state which seeks to deprive a person on his personal liberty must prescribe a procedure for such deprivation. मतलब अगर कोई इंसान को उसको पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो उस संस्थान को या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को बताना होगा कि क्यों इस पर्टिकुलर इंसान को या फिर इस यूनियन को ये बेनिफिट हम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इट फॉलोज दैट सच शैल बी वैलिड इफ वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब अगर नेचुरल जस्टिस मतलब नेचुरली वो उनको न्याय मिलना चाहिए, अगर उस तरह का अगर न्याय उन्हें नहीं मिल रहा है तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। मतलब वैसा काम जो उनको बेनिफिट नहीं दे रहा है, वैसा काम को अभी हटा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब सबका साथ सबका विकास, मेन यही कंसेप्ट यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 22 ये क्या कहता है, प्रोवाइड करता है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट, मतलब वो क्यों अरेस्ट किए गए हैं बिना बताए उनको उस तरह, मतलब उनके गुनाह को आप अरेस्ट नहीं कर सकते उनको, ठीक है। उसके बाद नो अरेस्टेड पर्सन कैन बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, मतलब वो अपने हिसाब से अपना लॉयर चुन सकते हैं और उनको डिप्राइव आप नहीं कर सकते हैं। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी इज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर, मतलब 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के पास ले आकर प्रस्तुत करना पड़ेगा अगर आप उसको गिरफ्तार कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, एक्सक्लूडिंग 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फॉर द प्लेस ऑफ अरेस्ट, मतलब वो टाइम जो, मतलब मान लो आपको वहाँ पे मतलब नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में ही 8 घंटा लग गया है, तो आप उस टाइम को नहीं काउंट करेगा, ठीक है ना। उसको एक्सक्लूड करके 24 घंटा के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना ही होगा, ओके। उसके बाद नो सच पर्सन कैन बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड दैट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट, मतलब बिना मजिस्ट्रेट के कहे या फिर बिना उनके डिसीजन दिए आप वैसे व्यक्ति को 24 घंटा से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अबव सेफ गार्ड इज नॉट अवेलेबल टू एनी एनिमी अलाइंग एंड अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द लेजिस्लेचर टू मेक लॉ for the preventive detention for security of state, the maintenance of public order or the maintenance of supplies and service essential to the communities or the reasons connected with defense and foreign affairs, that is article 22 यही कहता है। उसको आर्टिकल 23 ये क्या कहता है, ये प्रोवाइड करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, इन द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, तो राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट में सबसे पहले आएगा ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड, मतलब इस तरह के कामों को सीधा प्रोहिबिट करता है, रोक लगाया जाता है, किसके तहत, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है, तो राइट मिलना चाहिए, मतलब अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उसके मतलब किसी इंसान को गलत तरीका से उनका यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके बाद टैरिफ इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। उसके बाद स्टेट कैन impose compulsory service for public purpose and impose such service. The state cannot make any discrimination on the ground of only of religion, race, caste
और क्लास और एनी ऑफ देम। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजन। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन आर्टिकल 24 भी दिया गया है। आर्टिकल 21A में क्या दिया हुआ था, पढ़ाई लिखाई के लिए, कहाँ से, 6 से लेकर 14 साल के बच्चे का। उसके बाद आर्टिकल 24 में क्या दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, विच प्रोवाइड्स दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन बी एम्प्लॉयड टू वर्किंग एट एनी फैक्ट्री, माइन, एंगेज इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आर्टिकल मतलब किसी भी व्यक्ति को, मतलब किसी भी बच्चे को जो जिसका 14 साल से नीचे का उम्र है, आप उसको एज एन हैजार्डस काम के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं रख सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है। मतलब मान लो फिल्म विल्म में काम कर रहा है, सीरियल में काम कर रहा है, तो मान लो एडवर्टाइजमेंट के लिए काम कर रहा है, तो उसमें नहीं रोक लगाया जाता है। उस आप एक बार देखो, गूगल में डाल के उसको देखोगे, अगर इसमें दिया होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, अगर इसमें नहीं दिया होगा तो एडिशनली आपको जाकर खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अंदर आर्टिकल 25, स्टेट कैन रेगुलेट रिलीजियस एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड फॉर सोशल रिफॉर्म एंड थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल द सेक्शन ऑफ हिंदू। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 26 ये क्या कहता है, ये गारंटी करता है फॉलोइंग राइट्स टू ऑल द रिलीजियस ग्रुप सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। उसके बाद स्टैब्लिश करता है एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। उसके बाद इट मैनेजेस इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजियन, मतलब स्टेट खुद से मैनेज करेगा रिलीजियस अफेयर्स को। उसके बाद own and acquire movable and immovable properties, administer such properties in accordance with the law, or the state cannot compel any citizen to pay any taxes for promotion or maintenance of any particular religion or religion institution। मतलब किसी रिलीजियस या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करने के लिए स्टेट अपने से पैसा नहीं डाल सकता है। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 27 में। फिर से स्टेट कैन नॉट कंपेल एनी सिटीजन, मतलब किसी सिटीजन को आप कंपेल नहीं कर सकते हो, ठीक है, इस रिलीजन के बढ़ावे के लिए आप इतना कंट्रीब्यूशन दो। ठीक है, उसके बाद नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी प्रोवाइडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड, दैट इज आर्टिकल 28 में यही कह रहा है। ये मेनली इंस्टीट्यूशन को, मतलब स्कूल कॉलेजेस को ये बता रहा है कि आप किसी रिलीजन्स को बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा ने, मतलब बहुत ज़्यादा आप उसको ये नहीं कर सकते हो, मतलब क्या कहते हैं उसको, इंस्ट्रक्शन कैन प्रोवाइड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाई, वैसे कुछ इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो कि आप इसी रिलीजन को फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद व्हेन वेयर अ रिलीजियस कम्युनिटी इज इन माइनॉरिटी द कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्स टू प्रोवाइड इट्स कल्चर एंड रिलीजियस इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग दैट स्टेट शैल नॉट इम्पोज अपॉन एनी कल्चर अदर देन द कम्युनिटीज ओन कल्चर। ठीक है, उसके बाद सच कम्युनिटीज शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स चॉइस एंड स्टेट शैल नॉट इन granting aid to the educational institution discriminate against such a education institution maintained by minority community or on the ground that it is under the management of religious community। उसके बाद फुल कंपनसेशन हैज़ टू बी, ये कहाँ लिखा हुआ था, आर्टिकल 30 में। ठीक है, उसके बाद फुल आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 का ए ये क्या कहता है, तो पूरा कंपनसेशन हैज़ टू बी पेड इफ द स्टेट सिक्स टू एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब किसी मान लो किसी का ये होता है ना, जैसे कि व्हाट वी से फॉर मुस्लिम कम्युनिटी के जहाँ पे बच्चे लोग जाके पढ़ते हैं, वैसे संस्थान को मान लो कोई एक्वायर कर रहा है, ठीक है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक्वायर कर रहा है, तो आपको पूरा कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद द फंडामेंटल राइट्स आर guaranteed by the constitution not only against the action of executive but also against the legislature। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आर्टिकल 32 है। ये क्या कहा गया, विच इज टर्म्ड एज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई BR अम्बेडकर, हैज़ बीन गारंटीड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद चलो अब लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है रिट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट होते हैं, चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। क्या रहता है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब एनफोर्समेंट मतलब लागू करवाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए जुडिशरी हैज़ बीन आर्म्ड विद द, मतलब जुडिशरी के पास एक ऐसा आर्म है, हथियार है, जो इसको यूज़ करके फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करवा सकता है अगर कहीं पे इसका हनन किया जा रहा होगा। ठीक है, तो पावर टू इशू दिस रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज टू सुप्रीम कोर्ट, दैट इज कहाँ पे, आर्टिकल 32, एंड हाई कोर्ट को आर्टिकल 226। मतलब हाई कोर्ट ना आर्टिकल 226 के तहत किसी भी इंस्टीट्यूशन को बोल सकता है, मतलब रिट पिटिशन डलवा, मतलब उसमें काम कर सकता है। मतलब हाई कोर्ट में आप रिट
पिटीशन डाल सकते हो। और वहीं पे आर्टिकल 32 के हिसाब से आप रिट पिटीशन डाल सकते हो कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रिट ओनली ऑन द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा होगा वहाँ सुप्रीम कोर्ट तुरंत अब वापस आ जाएगी। वेयरएस जहाँ पे मतलब आर्टिकल 226 के हिसाब से हाई कोर्ट क्या करेगा, इशू रिट्स फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिड्रेसेस ऑफ एनी अदर जुडिशरी और इलीगैलिटी। मतलब कोई तरह का अगर गलत हो रहा होगा, मतलब फंडामेंटल राइट्स का, या फिर कोई सुप्रीम इलीगैलिटी हो रही होगी, तो 226 के हिसाब से हाई कोर्ट एक्शन ले सकता है। और अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी इंसान को उसको खनन कर रहा है, तो आर्टिकल 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अपना पेनल्टी चार्ज कर सकता है, ठीक है, मतलब जजमेंट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू अ रिट अगेंस्ट एनी पर्सन द गवर्नमेंट विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, वाइल हाई कोर्ट कैन इशू अ रिट अगेंस्ट अ पर्सन गवर्नमेंट और अथॉरिटी ओनली इफ दे आर लोकेटेड विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में उस पर्टिकुलर जजमेंट को दे सकता है, और हाई कोर्ट सिर्फ उसी एरिया को दे सकता है जो मतलब जो हाई कोर्ट है ना, जिसका उतना टेरिटोरियल एरिया, मतलब वो कितने लोगों का, मतलब वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या फिर कौन से स्टेट में है, तो सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के बारे में ही वो सुन सकता है। सॉरी फॉर मैं डिस्ट्रिक्ट बोल दे रहा हूँ, मतलब वो टेरिटोरियल एरिया, आप याद रखोगे, टेरिटोरियल एरिया में ही वो अपने जुरिडिक्शंस दे सकता है, ठीक है। अब चलिए रिट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है हेबियस कॉर्पस, तो इसका आप याद रखोगे, टू हैव अ बॉडी। हैव अ बॉडी मतलब एच से हैव अ बॉडी स्टार्ट होता है, और हेबियस कॉर्पस एच से स्टार्ट होता है। तो कॉल अपॉन द person who has detained another to produce the letter before the court in order to let the court know on what ground he has been confined and to set him free if there is no legal jurisdictions for the imprisonment। मतलब उसको क्यों लगाया गया है, क्यों imprisonment कराया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है। The word habeas corpus literally means to have a body, मतलब एक बॉडी होना चाहिए। These writs may be addressed to an official or a private person who has another person in his custody। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैंडमस, तो इसका मतलब क्या होता है, कमांड होना चाहिए, दैट इज इट कमांड्स द पर्सन टू हुम इट इज एड्रेस टू परफॉर्म सम पब्लिक और क्वासी पब्लिक लीगल ड्यूटी। मतलब आप अगर मान लो कोई संस्थान या फिर कोई सरकारी आदमी सही से काम नहीं कर रहा होगा, तो उस पर मैंडमस इशू हो सकता है। मतलब उसमें कमांड दिया जा सकता है हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी सो दैट परफॉर्म हिज ड्यूटी इन ए वेल मैनर्ड वे, ओके। उसके बाद अगर सम पब्लिक और क्वासी जुडिशियल लीगल ड्यूटी विच ही हैज़ रिफ्यूज टू परफॉर्म एंड द परफॉर्मेंस ऑफ विच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय एनी अदर एडवोकेट लीगल रेमेडी, मैंडमस कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। मतलब किसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है, तो प्रेसिडेंट, क्योंकि मान लो प्रेसिडेंट कोई काम कर रहा है, अब कोई इंसान आएगा बोलेगा मैंडमस में लगा रहा हूँ प्रेसिडेंट पे, तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल ना, मतलब इट्स इम्पॉसिबल, यू कांट पुट मैंडमस ऑन प्रेसिडेंट, ओके। मतलब ग्रांट अगेंस्ट president or governor of the state for the exercise and performance of the power and duties of his office। उसके बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन मतलब ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, रोकना, रोक टोक करना, ठीक है। इज अ रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू इंफीरियर कोर्ट फॉर फॉरबिडिंग द लेटर टू कंटिन्यू प्रोसीडिंग्स therein in cases therein in excess if the jurisdictions or the usurp jurisdictions with which it is not legally vested। उसके बाद देखा जाए तो मतलब समझ गया ना आप, प्रोहिबिशन क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसको डाल सकता है, इन्फीरियर कोर्ट को डाल सकता है। ये देखिए, आप अपना काम ढंग से कीजिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है मैंडमस। तो मतलब मैंडमस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे कुछ बता रहा है। मैंडमस इज अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज़, मतलब सिर्फ आप जुडिशियल अथॉरिटी पे नहीं, सरकारी आदमी पे भी डाल सकते हो, बट ऑल्सो अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। प्रोहिबिशंस एंड सर्सरी आर इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, बट ऑल्सो अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। पर प्रोहिबिशन और सर्सरी जो है ना, प्रोहिबिशन और सर्सरी दोनों आप कहाँ डाल सकते हैं, ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ में ही डाल सकते हो, ठीक है, PCJ। उसके बाद दो प्रोहिबिशन एंड सर्सरी आर बोथ इशूड अगेंस्ट द कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वासी, लेकिन सर्सरी जो है ना इज इशूड टू क्वैश ऑर्डर और डिसीजन ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, वाइल प्रोहिबिशन इज टू इशू टू प्रोहिबिट। मतलब अगर मान लो कोई रूल पास हो गया है तो उसको आप कैसे खारिज करोगे, सर्सरी से खारिज करोगे, लेकिन आप प्रोहिबिशन उसको क्या कर सकते हो, उसको सिर्फ रोक सकते हो, उसको हटा नहीं सकते हो, काट नहीं सकते हो, ठीक है। ये सब थोड़ा
बीच में मिडिल टर्म्स जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सब ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसके तहत कहाँ जा सकते हो। जैसे मान लो, अगर मान लो सरसरी है तो उससे क्या आप किसी को अमेंड कर सकते हो, क्वैश कर सकते हो, लेकिन प्रोहिबिशन आप क्वैश नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ वो रोक लगा सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इशूड टू प्रोहिबिट, मतलब प्रोहिबिट द कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजंस, ठीक है। देखो है ना, दैट अल्ट्रा वायर्स ऑर्डर और डिसीजंस, लेकिन सेसरी सब क्वैश कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक और लिखा हुआ है रिट पिटिशंस इस मतलब मैंडेमस अवेलेबल ओनली टू अगेंस्ट द जुडिशियल, वाइल प्रोहिबिशन और सेसरी जो है वो कहाँ पे, सरकारी आदमी और जज में भी रहेगा। उसके बाद प्रोहिबिशन इज अवेलेबल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड बिफोर द ऑर्डर इज मेड, और सेसरी कैन बी इशूड ओनली आफ्टर द ऑर्डर हैज़ बीन मेड। अब नेक्स्ट हमारा कोरांटो क्या कहता है, इज द प्रोसीडिंग वेयर द कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम्स, मतलब लीगैलिटी ऑफ क्लेम्स मतलब वो कोई काम हो गया, मान लो किसी को कोई नौकरी दे दिया गया है तो किस आधार पे, या फिर मान लो कोई क्या कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो किस आधार पे आप वहाँ पे बैठे हो, तो कैसे पूछेगा, तो कोरांटस पूछेगा, तो कोर्ट पूछेगा, इंक्वायर करेगा लीगैलिटी ऑफ द क्लेम, मतलब वो क्लेम कर रहा है कि हाँ ठीक है आप वो काम कर रहे हो, वो सही है या नहीं है, वो किसके हिसाब से पूछा जाएगा, कोरांटो के हिसाब से पूछा जाएगा। विच अ पार्टी असर्ट्स टू पब्लिक ऑफिस एंड टू आउटसाइड हिम फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयमेंट enjoyment if the claim is not well founded. The condition necessary for the issue of writ of कोरांटो आर एज फॉलोज। तो कंडीशन क्या क्या है कोरांटो के लिए, द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक एंड इट मस्ट बी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। द ऑफिस मस्ट बी सब्सटेंसिव वन एंड नॉट merely the function or employment of servant at the will and during the pleasure of another. उसके बाद there has been a contraventions of constitutions or the state of statutory instrument in appointing such persons of to that office. उसके बाद लिमिटेशंस जो है ना, तो लिमिटेशंस ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज फॉलोज। तो लिमिटेशंस क्या है, अगर मान लो फंडामेंटल राइट को आप एनफोर्स लागू कर रहे हो तो क्या क्या लिमिटेशंस हो सकता है। तो पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, public force or intelligence organization so as to ensure proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them। ये कहाँ लिखा गया, आर्टिकल 33 में है। उसके बाद व्हेन मार्शल लॉ, मतलब मान लो प्रेसिडेंशियल रूल इज इन फोर्स, पार्लियामेंट में indemnify any person in the service of union or state फॉर एनी एक्ट डन बाई हिम, मतलब उसको कैसे भी करके आप अगर मान लो कुछ गलत काम कर सकता है तो उसको इंडेनिफाई कर सकते हो, या तो वो स्टेट में हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, किसी भी कहीं भी काम कर रहे हो तो वो डिपेंड मैटर नहीं करेगा, वो उसको सज़ा पार्लियामेंट दे लेगी। उसकी सज़ा तो जुडिशरी का काम है, मतलब इंडेनिफाई पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। उसके बाद सर्टेन फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मे रिमेन सस्पेंडेड वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352। तो 352 क्या है हमारा, नेशनल इमरजेंसी। तो उससे क्या होगा, कोई भी फंडामेंटल राइट्स मान लो किसी खारिज हो रहा है ना, तो वो किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सर्टेन कुछ फंडामेंटल राइट्स, अब कौन सा है कौन सा नहीं है वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। फिलहाल जितना बताया गया है, जैसे राइट टू लाइफ हो गया आर्टिकल 21, तो उसको थोड़ी ना खारिज करोगे, अगर जीने का ही जीने ही नहीं दोगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इमरजेंसी लगा के, ठीक है। तो सर्टेन कुछ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, उसको क्या करोगे तो वो सस्पेंड किया जाएगा, किसके तहत, मतलब जब आर्टिकल 352 का लागू होगा तब, ठीक है। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो मतलब किसी को जानने का हक है क्या नहीं है। तो सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, सारे सिटीजन को राइट टू इन्फॉर्मेशन है अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 विच came into force on 12th October 2005. उसके बाद it is not fundamental rights but it entails a clause for the penalty in case of delay in giving information to the applicant. उसको information commission have been set up at central and state level टू ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। तो किसके द्वारा देख रेख किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन कमीशन के द्वारा। अब नेक्स्ट हम फंडामेंटल राइट्स के बाद कहाँ आगे बढ़ जाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो मैं आशा करता हूँ आपको फंडामेंटल राइट्स अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। इन केस इफ आई एम लिविंग सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ आप उसको खुद से कोशिश करो, ठीक है। और इन केस इफ यू आर नॉट, देन यू कैन राइट मी ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ द सेम काइंड, ओके। अब देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और दे एम
at providing the social and economical base of genuine democracy. उसमें important directive principle कौन सा है? तो broadly speaking there are three types of directive principles, that is directive principles aimed at providing social economical justice and ushering in welfare of the state. मतलब social economic मतलब welfare of the state के लिए कितने धारा में बांटा गया है? तो 3 टाइप्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बांटा गया है। तो सबसे पहला आएगा हमारा सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल में क्या है? तो दे रिक्वायर द स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजन। मतलब सबको एडिक्वेट मीन्स मतलब सबको काम काज की सुविधा होना चाहिए, सो दैट दे कैन लिव एंड सर्वाइव इन द कंट्री। उसमें टू प्रोवाइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस एंड इंश्योर equitable distribution of wealth and material resources. उसके बाद टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऑफ men as well as women. उसके बाद टू इंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेजर फॉर ऑल द वर्कर्स। ये कौन सा है? सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रोवाइड नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू चिल्ड्रेन यूथ टू प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन और टू मेक एफर्ट टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस और ओल्ड एज एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो सोशियो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? गांधीयन प्रिंसिपल में। तो गांधीयन प्रिंसिपल क्या कहता है? तो दे आर एम्बॉयडमेंट्स ऑफ गांधी प्रोग्राम from reconstruction. For reconstruction, these include the establishment of village panchayat to function as unit of self government. तो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए क्या होना चाहिए? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत होना चाहिए। उसमें प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरसेक्ट्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उसमें प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ये कौन सा आ रहा है? हमारा गांधीयन प्रिंसिपल आ रहा है। उसके बाद फोर्थ है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स और प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस, काफ्स एंड अदर मिल्क कैटल। मेनली जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है ना, वो गांधीयन प्रिंसिपल लिया गया। ठीक है, आप कोई भी तरह गलत काम आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद लिबरल प्रिंसिपल। लिबरल का मतलब भी आप खुद समझ रहे होंगे ना, थोड़ा सा आज़ादी। तो देखते हैं, द प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द लिबरल थिंकिंग एंड एम्फेसिस द नीड फॉर दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब सबके लिए इक्वल एक जैसा रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। कौन से स्टेट में लागू हो गया बता सकते हो मेरे को आप? उसके बाद फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14। तो कौन सा है हमारा? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कहाँ तक? 14 साल के बच्चे तक। उसको सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ agriculture and animal husbandry along scientific lines, or securing the participation of worker in management of industries, or safeguarding the forest and wildlife of the country, and protecting the monuments and places of artist or historical importance. Or the real significance of DPSPs lies in the fact that they intend to provide social and economical democracy in the country, without which political democracy is farce. मतलब सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी दिलवाता है, जिसके कारण पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खुद ब खुद आ जाता है। क्योंकि अगर सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी अगर आप नहीं दिलवाओगे ना, तो आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं मिल पाएगा। ये यही कह रहा है। अब चलिए डिफरेंस देखते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। तो फंडामेंटल राइट्स कंस्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन द स्टेट एक्शन, वाइल द डीपीएसपीस आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट। तो देखा जाए तो फंडामेंटल राइट क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन डालता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेशंस डालता है। वहीं पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करता है? इंस्ट्रक्शन बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे डीपीएसपी में सीधा वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो, यही आपका बाउंड्री लाइन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दैट इज डायरेक्टिव्स रिक्वायर्ड टू implemented the directive required to be implemented by the legislation, while fundamental rights are already provided in the constitution. मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ना, वो रिक्वायर करता है इम्प्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा द डायरेक्टिव्स आर नॉट एनफोर्सेबल। ये एनफोर्सेबल ऑन द कोर्ट, मतलब उसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखो यहाँ पे खनन हो रहा है, सिगरेट पी रहा है और मैं इस पर केस कर रहा हूँ, वैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड डू नॉट क्रिएट एनी जस्टिसिएबल राइट्स इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल, वाइल फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। तो फंडामेंटल राइट जो है ना, वो कैसे एनफोर्सेबल? तो आर्टिकल 32 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 226 ऑफ द हाई कोर्ट, और ये 37 आ रहा है। फिर इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, द फॉर्मर दैट इज द फंडामेंटल राइट प्रिवेल्स इन द कोर्ट। तो अगर मान लो डिस्प्यूट हो रहा है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, होता भी है, आप भी एक बार ध्यान दोगे, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? तो हमारा फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा। फिर 47 अमेंडमेंट एक्ट ये क्या कहता है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंश्योर्स दैट दो द डायरेक्टिव्स themselves are not directly enforceable। तो कह रहा है कि ठीक है,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी जो है ना वो अपने से एनफोर्सेबल नहीं है, तो इट वुड बी टोटली इम्यून फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड अंडर आर्टिकल 14 and 19 of this attempts to confirm a primacy upon the directives against the fundamental rights was foiled by decisions of Supreme Court in Minerva Mills case. 2. The effect that law would be protected by Article 31 clause C only if it is being made to implement the directives in art, that is Article 39B C, and not any of the other directives included in Part 4. ठीक है, अब डायरेक्टिव्स प्रोवाइडेड आउटसाइड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा डायरेक्टिव्स जो डीपीएसपी में प्रेजेंट नहीं, मतलब पार्ट 4 में प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए देखते हैं। स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटीज विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, मतलब मदर टंग में पूरा फैसिलिटीज़ मिलने की कोशिश होना चाहिए एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप। ये कहाँ है? आर्टिकल 350A में, मतलब ये पार्ट 4 में नहीं है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल आउटसाइड पार्ट 4। उसको दूसरा क्या है? तो यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोमोट्स स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड टू डेवलप इट एज एन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे है? तो आर्टिकल 351 में। उसके बाद क्लेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन consequently with the maintenance of efficiencies of administration or in the making of appointment to the service and post in connection with the affair of the union or state। ये कहाँ लिखा गया? आर्टिकल 335 में। उस पर दो द डायरेक्टिव्स कंटेन्ड इन आर्टिकल 335, मतलब जो भी डायरेक्टिव्स 335 में है या फिर 350A में है या फिर 351 दैट इज 351 में है आर नॉट इंक्लूडेड इन पार्ट 4। कोर्ट्स हैव गिवन सिमिलर अटेंशन टू देम मीनिंग दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड टुगेदर। मतलब कोर्ट का कहना है कि जितने पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स में हो, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट मतलब डीपीएसपी में हो, स्टेट पॉलिसी में हो, सब इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिलेगा। ओके, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा नेक्स्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या कहता है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर 11 इन नंबर, 11 है। इनकॉर्पोरेशन 51A, मतलब आर्टिकल 51A, ये पार्ट कौन सा है? 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या कहता है? तो विच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, मतलब इंदिरा गांधी के टाइम पे ना ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था और उसी के अंतर्गत यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी। तो ये क्या कहता है? तो अंडर आर्टिकल इट इज़ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो क्या क्या ड्यूटी है भाई? चलिए देखते हैं। टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, तो आप घिरे रहोगे कॉन्स्टिट्यूशन से और उसके जितने भी आइडियल्स उसको रिस्पेक्ट करोगे। एंड इंस्टीट्यूशंस और नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम सबको इक्वली ट्रीट एंड इक्वली रिस्पेक्ट करोगे। ठीक है। उसके बाद टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द country or to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India। उसके बाद to value and preserve the rich heritage of our constitution, composite culture। उसके बाद to protect and improve the natural environment, to develop the scientific temper and spirit of inquiry, to safeguard public property। उसके बाद to strive towards the excellence in all the sphere of the individuals and collective activity। उसके बाद to provide opportunities for education to his child or ward as the case may be between the age of 6 and 14 years। उसके बाद 11th fundamental duty was added by the 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये 11th वाला है ना क्या? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड एज द केस में बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, मतलब 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करवाना है। ये कब आया था? 11th फंडामेंटल ड्यूटी सही। और ये कब? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। उसमें देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डायरेक्ट एन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट फॉर एनी सैंक्शन टू प्रिवेंट देम वायलेशन। उसके प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे कर सकते हो? तो द अल्टरेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट कंसिडर्ड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सच प्रोविजंस कैन बी अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। तो कुछ कुछ ऐसा है ना जो अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, मतलब कहा जा सकता है। ठीक है। और वैसे जिसको अमेंड नहीं करना है वो आप कैसे चेंज कर सकते हो उसको? विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजोरिटी। तो यहाँ पे लिखा है नॉट कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वैसे अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ कुछ चेंजेस चाहिए था। तो वो कैसे आप चेंज कर सकते हो? सिंपल मेजोरिटी से। और वहीं पे ऑन द अदर हैंड अगर आपको
other provisions of constitution can be changed only by the process of amendment that is prescribed under article 368. जैसे देखो, in case of provision which affect the federal structure and ratifications by the legislature of at least half of the state if required before the bill is presented to the president for his assent, such provisions are the manner of election to the president. मतलब अगर मान लो स्टेट से भी कुछ आपको हामी चाहिए तो वैसे वैसे काम को, जैसे मान लो प्रेसिडेंट के क्या बोलते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, जैसे आर्टिकल 54 एंड 55, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट दैट इज आर्टिकल 73 एंड 162, उसको सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 241 ऑफ चैप्टर 4 एंड पार्ट 5 और चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ये चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11, उसके बाद एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट आर्टिकल 80 to 81 4th शेड्यूल या फिर 4th शेड्यूल, उसका प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368 इटसेल्फ। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हो तो आप मतलब कहाँ कहाँ आप चेंज कर रहे हो तो आपको अमेंडमेंट पर्टिकुलरली अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उस पर देयर इज नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी प्रोवाइडेड फॉर एनी आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अमेंडिंग द प्रोसेसेस। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी initiated only by the introduction of bills for the purpose of either house of the parliament, or the amendment bill should be passed by each house by special majority, मतलब special majority that is more than 50% of the total membership of the house, and by majority not less than 2/3 of member present and voting, मतलब 2/3 of member present and voting होना चाहिए और 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउसेस एंड 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, ये है हमारा अमेंडमेंट मतलब आर्टिकल 368 के हिसाब से स्पेशल मेजोरिटी वाला। ठीक है, उसके बाद हाउस ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड इन द अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट बिल आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट इज अकॉर्डेड टू इट। उसके बाद ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट, तो ब्लेंड कैसे किया गया है फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोसीजर को, तो द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इज राइट इन सो फार as it requires a special majority and a special procedure। उसको देयर इज नो सेपरेट बॉडी फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी एक सेपरेट बॉडी नहीं है, आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन में उसी के अंतर्गत कुछ प्रोविजंस हैं उसी के हिसाब से आप अमेंड कर सकते हो। ठीक है, एज एग्जिस्ट इन सम अदर कंट्री दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेक्शन है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल, स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई बिल नहीं ला सकते हैं और प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट इन सेम वे एज ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वैसे ही पास होना चाहिए जैसे ऑर्डिनरी बिल पास हो रहा है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन आर्टिकल 368। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर फॉर जॉइंट सेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जॉइंट मतलब मान लो राज्यसभा लोकसभा में डेडलॉक हो जाता है तो फिर आप जॉइंट सिटिंग बैठाओगे, लेकिन वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं आता है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द प्रोसीजर फॉर जॉइंट सेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू द बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द रेटिफिकेशन बाई विच the state legislature is more liberal than the corresponding provisions in the American Constitution. The latter requires ratification for 3/4 of the state। उसके बाद amendment of article 368, जो article 368 का amendment in 1971 has made it obligatory for the president to give his assent to a bill for amendment of the constitution when it presented to him after its passage by the legislature। ये रेफरल आर्टिकल 24 amendment 1971 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद तो हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिलते हैं तो हम वेदर फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल और नॉट ये पढ़ेंगे। ठीक है, होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।